हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 19 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट हमारे जीएस के टॉपिक होंगे उन सभी की भी वीडियो आप हमारे ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। जो हमारा चैनल है वहाँ पर आपको अलग अलग हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की अलग अलग वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो गया। अब ये जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल हुई थी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा में हुई थी और ये ओजोन का जो संरक्षण है उससे संबंधित थी कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उस बात को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आयोजित किया गया था। और इस प्रोटोकॉल को अगर हम 2022 में बात करें तो लगभग अब 35 साल पूरे हो गए। अब ओजोन की बात आती है तो ओजोन अगर देखा जाए तो ओजोन को नापा किस में जाता है? तो ओजोन को डाप्सन में नापा जाता है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इसके अलावा ओजोन क्षेत्र की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अंटार्कटिक में हुई थी और अंटार्कटिक में ये हुई थी 1984 में और इंग्लैंड के जोसेफ फॉरमैन के द्वारा की गई थी। और जो ओजोन का क्षरण होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा अगर देखा जाए फ्रियॉन गैसेस जो होती हैं उनके द्वारा भी ओजोन का जो क्षरण होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ओजोन से संबंधित आपको सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने नौकरियों में SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने। तो अगर बात आती है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो गया झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसकी बात कही गई। और इसके अंतर्गत जो SC है, SC को 12% का आरक्षण और जो ST कैटेगरी है इसको 18% का आरक्षण और जो OBC कैटेगरी है तो OBC कैटेगरी को 27% का आरक्षण और EWS कैटेगरी को जो दिया गया है वो दिया गया है 10% आरक्षण। और ये जो कुल मिलाकर बैठता है हमारा, अगर देखा जाए लगभग 77% की बात कही गई है। पहले ये अगर प्रक्रिया थी तो ये 50% की प्रक्रिया थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 77% कर दिया गया। और झारखंड में अगर बात आती है तो झारखंड की जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, जो वर्तमान हमारी राष्ट्रपति भी हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके अलावा झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ आरक्षण की बात चल रही है तो 50% आरक्षण की जो बात थी वो इंदिरा साहनी केस के द्वारा कही गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि साहनी केस किससे संबंधित है तो साहनी केस 1992 का है जो आरक्षण व्यवस्था से संबंधित था और 50% आरक्षण की बात करता था। अब अगर हम बात करें अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में दिया गया तो आर्टिकल 338 में। अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए के अंतर्गत दिया गया है और OBC को आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए एक संविधान संशोधन हुआ है 103वां संविधान संशोधन और OBC के लिए हुआ है 102वां संविधान संशोधन और जो 101 था 101वां था हमारा GST से संबंधित। तो ये सभी संविधान संशोधन आपको याद रखने हैं। और 104वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान तो खत्म हो गया, लेकिन जो SC ST थे उसके लिए 10 वर्ष का प्रावधान और कर दिया गया, उसका एक्सटेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 15 सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? तो रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। और जो रोजर फेडरर हैं तो ये अगर हम बात करें टेनिस से संबंधित है और टेनिस के अभी हमारे ग्रैंड स्लैम हुए थे तो उसमें हमारा पहला अगर देखा जाए पहला हमारा फर्स्ट हुआ था ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलियन में जो मेल था तो मेल कैंडिडेट का खिताब जीता था राफेल नडाल ने और फीमेल का जो खिताब जीता था वो एशले बार्टी द्वारा जीता गया था। उसके बाद में फिर हमारा हुआ था फ्रेंच ओपन और फ्रेंच ओपन में भी अगर देखा जाए राफेल नडाल मेल कैटेगरी में और अगर बात आएगी फीमेल कैटेगरी में तो फीमेल कैटेगरी में ईगा स्वियाटेक ने जीता था।
इसके अलावा अगर बात आती है, इसके बाद में हुआ था विंबलडन। तो विंबलडन अगर देखा जाए, विंबलडन में जो बात आएगी उसमें मेल हो जाएंगे हमारे नोवाक जोकोविक। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो फीमेल थी, तो फीमेल कैटेगरी है कजाकिस्तान की रीवा कीना। और लास्ट में अगर हम बात करें यूएस ओपन हुआ, तो यूएस ओपन में अगर देखा जाए कार्लोस अल्काराज जीते, और फीमेल में अगर बात आती है ईगा स्वेटेक जीती थी। तो ये सभी आपको याद रखने हैं जो टेनिस के हाल फिलहाल में जितने भी हमारे ओपन हुए। तो ये, और अगर हम बात करें सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम भी किसने जीते हैं, तो रोजर फेडरर ने 20 से अधिक ग्रैंड स्लैम जीते थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? तो 8 चीते जो लाए जाएंगे वो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ये मध्य प्रदेश में छोड़े जाएंगे। और 17 सितंबर को इसलिए छोड़े जा रहे हैं क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे भी होता है, और इसी दिन अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा जाएगा, और ये धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाकर 20 कर दी जाएगी। अब कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है, और यहीं पर चीतों को लाया गया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, जो चीतों की बात आती है, भारत में ये 1952 तक तो थे, लेकिन 1952 के बाद भारत से जो चीते थे वो लुप्त हो गए, और इसके बाद में 1952 के बाद अब 2022 में दोबारा चीते लाए गए हैं, और ये नामीबिया से लाए गए हैं। और इसका आंसर तो हो गया हमारा ऑप्शन सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात आती है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है हमारा असम राज्य में। और असम राज्य में अगर देखा जाए जो कांजीरंगा, ये बड़ा फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो जंगली भैंसे के लिए फेमस है। इसके अलावा पटकई राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, तो पटकई यानी देहिंग पटकई भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में ही है, और ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर जो है ये राजस्थान में है, और रणथंभौर राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 15 सितंबर 2022 को कहां पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की बैठक आयोजित की गई? तो FSDC की बैठक मुंबई में आयोजित की गई, और इसकी जो स्थापना की गई थी FSDC की 2010 में की गई थी, और रघुराम राजन के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष है वो है हमारी वित्त मंत्री, और वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है 15-16 सितंबर 2022 को स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अगर बात आती है, ये बात करता है सतत और अभिनव वित्त अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो हमारा स्वास्थ्य परिवहन हेतु, तो ये ग्रीन डेवलपमेंट की बात करता है, और इसके लिए जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और ये स्वच्छ ईंधन की बात करता है, इसका मेन जो स्वस्थ परिवहन यानी हरित ईंधन या फिर स्वच्छ ईंधन की बात करता है। और अगर हम बात करें नई दिल्ली में, तो नई दिल्ली में एक हमारा महोत्सव हुआ था हरियाली महोत्सव। हरियाली महोत्सव भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य प्रमुख सम्मेलन की बात करें, जैसे फेम योजना है, तो फेम योजना का भी संबंध किससे है? फेम योजना का संबंध इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड डेयरी समिट कहाँ हुई थी, तो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। इसके अलावा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन ये अहमदाबाद में हुआ था। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 15 सितंबर 2022 को किस राज्य ने देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, और छत्तीसगढ़ राज्य की एक योजना बड़ी ही फेमस है कौशल्य मातृत्व योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना, तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य की है। और अगर हम बात करें भिलाई जो स्टील संयंत्र है, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था, जो महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी, और ये रूस की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ अगर देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ की कई सारी ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सभी याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 76वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने? तो ग्रैंड मास्टर की अगर बात आती है, तो ये शतरंज की बात आती है, और अभी हाल ही में हमने देखा था जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ये हुआ था चेन्नई में। और चेन्नई में अगर देखा जाए, तो जो चेन्नई में हुआ था, इसका जो शुभारंभ हुआ था चेन्नई में, क्योंकि होना ये रूस में था, और इसका जो शुभांकर था वो था थम्बी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब ग्रैंड मास्टर की बात आती है, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे आनंद विश्वनाथन। और अगर हम बात करें पहली महिला ग्रैंड मास्टर,
तो वो थी विजय लक्ष्मी। और अगर हम बात करें 75वें ग्रैंड मास्टर, तो 75वें ग्रैंड मास्टर तो थे वी प्रणब, और वी प्रणब थे चेन्नई के रहने वाले। अब अगर बात आ गई यहाँ पर हमारे 76वें ग्रैंड मास्टर, तो 76वें ग्रैंड मास्टर बने प्रणब आनंद। तो ये बने हैं 76वें और ये रहने वाले हैं बेंगलोर के। तो दोनों नाम सेम ही है, 75 और 76, दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि इसमें नाम आता है प्रणब आनंद और इसमें नाम आता है वी प्रणब। वी प्रणब है 75वें और अगर बात आती है प्रणब आनंद है 76वें। ये प्रणब आनंद बेंगलोर के रहने वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के सबसे युवा ग्रैंड स्लैम कौन है, तो वह है अभिमन्यु मिश्रा। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो ये दल तैयार किया गया है बीएसएफ के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो गया बीएसएफ। और बीएसएफ के जो हेड हैं वो हैं इस समय जो महानिदेशक हैं वो हैं पंकज कुमार। अब पंकज कुमार इसके महानिदेशक हैं। और ये जो महिला बल है, महिला ऊंट सवार दल जो है, इसे जो तैयार किया गया है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इसे रखा जाएगा राजस्थान में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की 1965 में लड़ाई भी हुई थी। यहाँ पर जो गुजरात और राजस्थान वाला साइड है, यहाँ लड़ाई हुई थी और उसके बाद में यहाँ पर ऊंट का जो पुरुष दल था उसे तैनात करा जाता था, और अब साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं के दल को भी शामिल किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला दल को शामिल किया गया है ऊंट के लिए। ने अगर हम इसी में बात करें असम राइफल, तो असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है शिलोंग में। इसके अलावा अगर बात आती है सीआरपीएफ, तो जो सीआरपीएफ के हमारे महानिदेशक हैं वो हैं कुलदीप सिंह। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें मरु महोत्सव, तो मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में आयोजित हुआ, लेकिन जबकि हमारा ऊंट महोत्सव है तो वो ये हुआ था बीकानेर में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो ई बाल निदान मतलब बालक यानी बच्चों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निदान करना, तो ये संबंधित होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी इसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं NCPCR। तो यहाँ पर अगर बात आती है, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो यह है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं तो यह है जस्टिस अरुण मिश्रा। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन से एक्ट के तहत बना है, तो 1993 के एक्ट के तहत बना है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये बना है 2005 के अधिनियम के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।